गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितना भी कोर्स कर चुके हैं उनका पूरा लिखा हुआ वर्क आपका रजिस्टर में कंप्लीट होना चाहिए। आप अपने रजिस्टरों को स्कूल में ला करके और चेक करवा लीजिए। जितना भी रजिस्टर में आपका रिटर्न वर्क है वो नोट्स के माध्यम से, यदि आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसकी आपको ग्रेडिंग की जाएगी। आपके उसके रजिस्टर के आधार पर ग्रेड डिसाइड की जाएगी। जो आपसे प्रोजेक्ट बनवाए गए हैं उन प्रोजेक्ट और जो आपकी रजिस्टर है उसके आधार पर आपके जो नंबर दिए जाएंगे वो आपके रिजल्ट को काफ़ी प्रभावित करेंगे। इसलिए बिल्कुल इनिशिएटिव लेकर के आप अपने रजिस्टरों को पूर्ण कीजिए और लाकर मुझे दिखाइए। बिजनेस स्टडी में जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। हमने जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनमें फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट्थ कंट्रोलिंग, 9 बिजनेस फाइनेंस एंड चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट जो अभी कंटिन्यू है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 10। उसमें हमने अब तक क्या क्या किया है उसे हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्टरी देखा है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से फाइनेंस का इम्पोर्टेंस होता है बिजनेस में और फाइनेंस की व्यवस्था हम किस प्रकार कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, इन दो मार्केट में हम अपने जो सिक्योरिटीज़ है उन्हें इशू भी कर सकते हैं और वहाँ से हम सिक्योरिटी परचेज भी कर सकते हैं। मतलब हम हमारे फाइनेंस की व्यवस्था इन मार्केट से कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसमें 2 डेफिनेशन हमने देखी है। इन दोनों को ही आपको अच्छे से याद रखना है। इसके दोनों डेफिनेशन के आधार पर जो एक डेफिनेशन बनती है उसे भी आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसे याद करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसके 6 पॉइंट करने हैं। रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसके भी 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। जो बच्चे डाउट क्लासेस में आ रहे हैं उनसे मैं यहीं पे लर्न भी करवा रही हूँ और उनकी एनालिसिस भी होती जा रही है कि किस प्रकार से वे लर्न करके और बता पा रहे हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसके भी 4 पॉइंट आपको करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसमें 2 टाइप्स ऑफ मार्केट बताए गए हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें जो इसका डायग्राम दिया हुआ है या एक यहाँ पर आपको चार्ट दिया है, इस चार्ट के माध्यम से आपको इन पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते आना चाहिए। इसके बाद जो हम देख चुके हैं मनी मार्केट, इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ये भी हमने देखे थे। इसमें प्रोमिसरी नोट थे, बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉल एंड नोटिस मनी, इंटरबैंक टर्म मार्केट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स। इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट की कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से हम वित्त की व्यवस्था करते हैं, फाइनेंस की अरेंजमेंट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक LIC, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। डिस्काउंट हाउसेस एंड बिल ब्रोकर्स, एक्सेप्टेंस हाउसेस, ये सारी इंस्टीट्यूशंस है जहां से हम लोन को अरेंज करते हैं। फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। देन इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, इसके जितने भी पॉइंट्स थे ये हमने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में देख करके इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके जो 10 पॉइंट्स हैं उनमें से आपको एनी 6 पॉइंट अच्छे से लर्न करना है और उसे रजिस्टर में भी नोट डाउन करके उसकी फ़ोटोज़ मुझे सेंड करनी है। कैपिटल मार्केट में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम अपनी फाइनेंस की व्यवस्था किस तरह की कैपिटल या हमारी फिक्स्ड जो कैपिटल होती है उसका किस प्रकार से हम अरेंजमेंट करते हैं।
इसमें एक डेफिनेशन हमने देखी थी एल.एन. सिन्हा की, इसे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें 2 सेगमेंट्स, 2 फॉर्म्स, फ्लो ऑफ कैपिटल, डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड लिक्विडिटी। इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें कॉरपोरेट स्टॉक, मॉर्गेज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कंज्यूमर एंड कमर्शियल लोन, फॉरेन बॉन्ड्स। इसके बाद हमने देखे थे इम्पोर्टेंस और फंक्शंस और यूटिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। इसके भी जो हमने 8 पॉइंट देखे हैं, इनमें से आपको एनी 6 पॉइंट करने हैं। बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट, availability of capital, help accelerated the growth rate and ready market, liquidity, stability, foreign capital। यहाँ तक के जो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मैसेज दे करके या कॉल करके और अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। स्कूल में जो डाउट क्लासेस लग रही है उसमें आकर भी आप अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। यहाँ एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स किए हुए हैं, फर्स्ट प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड सेकेंडरी मार्केट। तो इस प्रकार से कैपिटल मार्केट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट द कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट is also called as the new issue market, which is the primary market. It is a market in which new issue of securities such as shares, debentures and bonds are introduced. Companies, banks and government may directly offer new issue to investors. The essential functions of a primary market is to facilitate the transfer of invisible funds from savers to entrepreneurs seeking to establish and new enterprises or to expand existing ones through the issue of securities for the first time. Characteristics, अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसके पहले इसका हम अर्थ देख लेते हैं। जो प्राइमरी मार्केट होता है, प्राथमिक बाजार, वह सार्वजनिक जो कंपनियां होती है उसके द्वारा जो इश्यूज किए जाते हैं उनको लाने के लिए होता है, इसलिए इसे जो नए निर्गमन का बाजार है, न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी शेयर्स होते हैं पूरी तरह वो रिडीमेबल जो डिबेंचर्स होते हैं, ये अनरिडीमेबल डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के जो अधिमान इशू सममूल्य या फिर एट पार या प्रीमियम पर जो इशू किए जाते हैं जनरल पब्लिक के लिए या जनता के लिए, तो वो प्राइमरी मार्केट में ही फर्स्टली किए जाते हैं, मतलब सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में ही उन्हें इशू किया जाता है। कंपनियों द्वारा या जब प्राथमिक बाजार में या प्राइमरी मार्केट में अपने पर्सनल प्राइवेट जो प्लेसमेंट होते हैं, जो आवंटन किया जाता है, उसके द्वारा भी पूंजी जुटाई जाती है, कलेक्ट की जाती है कैपिटल, जिससे सभी औद्योगिक समूह जो होंगे, जितनी भी इंडस्ट्रियल ग्रुप है या घराने हैं या उनके सगे संबंधी मित्र और शेयर होल्डर्स हैं, उनके विशिष्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो ग्रुप होते हैं, उनको जो शेयर्स की सेल आउट की जाती है, मतलब उन्हें शेयर्स सेल किए जाते हैं या बेचे जाते हैं। इसमें मर्चेंट बैंकर या म्यूचुअल फंड और अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, और उनको जब हम अपने प्रबंधकों से शेयर्स इशू करवाते हैं तो उसमें हम जनता को, जनरल पब्लिक को उनकी जो सेविंग्स होती है और नए इशू को जब वे निकालते हैं तो उसमें वे अपनी कंपनी के लिए कैपिटल को कलेक्ट करने का कार्य करते हैं।
उन्हें बिजनेस और इंडस्ट्री में जो जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ करवाते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से जो प्राइमरी मार्केट होगा उसमें नए जितने भी शेयर्स हैं वो इशू किए जाते हैं, नई सिक्योरिटीज़ को लॉन्च किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो उसको लेना चाहते हैं वे इस मार्केट में उसे अपना पैसा लगा करके और परचेस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मार्केट: securities are sold for the first time in this market. There is no fixed geographical location for this market. It involves many ways of collection of capital, sale officer, right issues, public issues, electronic initial public offer, etc. First transaction are done in primary market, afterwards traded in secondary market. जो ये प्राइमरी मार्केट होता है उसकी जो विशेषताएं होती है उसमें जो नए निर्गमन है वो इसी मार्केट में किए जाते हैं। जितने भी नए इशू किए जाते हैं इसमें जो नई नई सिक्योरिटीज होती है, जितने शेयर्स हैं उन सब के द्वारा फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। इसका जो संबंध होता है वो स्थान विशेष से नहीं होता, किसी पर्टिकुलर कोई प्लेस से नहीं होता। मीन्स जितने भी निर्णय हम इशू करते हैं उन्हें हम प्राइमरी मार्केट में कर सकते हैं। उसमें कौन से स्थान पर हम करें इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता। इसमें जो कैपिटल को कलेक्ट करते हैं तो उसमें कई उसकी मेथड्स होती है, जैसे लोक निर्गमन है, बिक्री का प्रस्ताव है, सेल का जो हम एक प्रस्ताव देते हैं वो है, स्वत निर्गमन मतलब राइट इशू होता है, और जो सार्वजनिक प्रस्ताव है या जो पब्लिक ऑफर है वो भी हम इसमें दे सकते हैं। तो जितने भी हम इसमें ऑफर देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लोग इसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं वे यहीं पर वे अपनी जो सिक्योरिटीज होती है उनको परचेज और सेल कर सकते हैं। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें व्यवहार सबसे पहला होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके बाद ही जो सेकेंडरी मार्केट में इसका ट्रांजैक्शन या सेल परचेस किया जाता है। अब फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के क्या कार्य हैं? इट डील्स ओनली इन इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज. It has no concern with a particular place. It has different sort of collecting capital such as public issued, sale officer, right issue, EIPO, electronic initial public officer, etc. It promotes capital formation directly. जो इसके कार्य या फंक्शन हैं उसमें जो नए इश्यूज होते हैं वे कंपनियों के बारे में प्रारंभिक पूरा रिसर्च कर लेते हैं और उनकी पूरी छानबीन करने के बाद में ही यहाँ पर इशू करने के लिए उन्हें परमिशन मिलती है। इसके बाद जो कैपिटल को हम इशू करते हैं उसके संबंध में सेवाएं जो दी जाती है उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है। प्राइमरी मार्केट में जो अंडर राइटर होते हैं, जो अभिगोपन होते हैं, उनके संबंधित भी कार्य किया जाता है जो कि कलेक्ट करने का कार्य करते हैं और जो नए इश्यूज होते हैं उनकी सफलता में यदि कोई संदेह रहता है तो वो अभिगोपन मतलब अंडर राइटर के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जो ये अंडर राइटर होते हैं वे अपने कार्य को मुख्य रूप से भारत में जो LIC है, UTI है, IDBI है, ICICI है, IFCI है, ये सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा या इनमें ये जो कार्य करते हैं तो इसलिए इनमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये अपने ज़्यादा जो कमीशन है उसके लिए कार्य करते हैं। जो प्राइमरी मार्केट होता है वो एक महत्वपूर्ण बहुत ही जो ऐसा कार्य होगा जो कि हम अपनी नई इश्यूज जो निकाल रहे हैं उसके बारे में पूरे कंफर्म हो कि उसका हम सेल परचेज भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जितना हम इश्यूज कर रहे हैं शेयर उनकी भी क्वांटिटी और रेट भी पहले से ही डिसाइड कर लिए जाने चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ पर जो इशू किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो उसका फिर सेल परचेज होना वो सेकेंडरी मार्केट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए जो प्राथमिक बाजार के कार्य हैं
जो फंक्शंस हैं प्राइमरी मार्केट के, वो सभी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसके आधार पर ही जो भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं वे इनकी रेपुटेशन को यहाँ पर देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्राइमरी मार्केट हमने देखा, इसमें आपको इसका मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ये आपको पूरा अच्छे से समझ करके और याद रखना है। नाउ सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है द्वितीयक बाजार। सेकेंडरी मार्केट deals in shares, debentures and bonds which have already been issued by the companies and subscribed by the public through primary capital market. It is also known as stock market. It is a market for purchase and sale of second-hand or listed securities. It consists of buyer and seller of securities and brokers who serve as a link between them. जो सेकेंडरी मार्केट होगा, उस मार्केट में जो जनरली स्टॉक एक्सचेंज का कार्य होता है वह किया जाता है, जिसमें जो ऑलरेडी इशू की जा चुकी है उन सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है, सेल परचेस किया जाता है, जहां पर कि जो उनके ब्रोकर होते हैं और जो उनके एजेंट होते हैं उनके द्वारा ये कार्य फिर करवाया जाता है, बेचने और खरीदने का कार्य। तो जैसे गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, वे अपने विभिन्न शेयर और जितने भी डिबेंचर्स होते हैं उनको खुले तौर पर इस मार्केट में सेल परचेस कर सकती है। तो इसलिए यह एक खुला बाजार कहलाता है। जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें जो ऑलरेडी इशूड है जो भी कंपनियों के शेयर्स और डिबेंचर्स, उनका ही लेन देन किया जाता है। तो role or functions or and characteristics of secondary market. As said above, the secondary market is also called stock exchange. Its efficient functioning creates a conducive climate for an active and growing primary market for new issues. An active and healthy secondary market in existing securities leads to positive environment among investors. The important functions of a secondary market are as follows. स्टॉक एक्सचेंज का कार्य जो है वो शेयर्स को और जितने भी हमारी एक सिक्योरिटीज होती है उनको मार्केट में इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जनता के साथ साथ जो परचेजर और सेलर है उनके भी पूरे हितों का ध्यान रखा जाए और जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनका मार्केटिंग में भी उनकी जब मार्केटिंग हो तो वो सरलतापूर्वक होती रहे। जितने भी सेकेंडरी मार्केट हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज में जो फंक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो इस प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो हम पूंजी की रचना करते हैं, जो हमारा संरचना होती है कैपिटल की, उसे किस प्रकार से तैयार किया जाए यह डिसाइड करने के बाद उसे मार्केट में हम इश्यू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से देखते हैं रेडी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी एंड कंटिन्यूस मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन कन्वर्ट देयर मनी into securities and securities into money easily and quickly. Regular dealing in securities provides liquidity and price continually to invest in securities. जो हमारे जितनी भी सिक्योरिटीज होती है, जितनी भी हम अपने शेयर्स को या डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं, तो सबसे पहले जो उसके लिए हम मार्केट करते हैं, जिस मार्केट में इश्यू किया जाता है, वो प्राइमरी मार्केट होता है। और जब उसे हम सेकेंडरी मार्केट में निकालते हैं तो एक तैयार मार्केट मिलता है
एक पूरी तरह से एक रेडी मार्केट होगा जिसमें कि हम पूरी डीलिंग करते हैं। जितनी भी सिक्योरिटीज है उनकी प्राइस भी लिस्ट की जाती है। पूरी प्राइस उनकी लिस्ट जो बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें हमने उसको परचेस किया, सेल किया, इसकी लिस्ट भी या उसके रेट भी उसमें लिखे हुए होते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग ही, और उसी के आधार पर फिर हम उनके रेट्स को कम ज़्यादा की कर सकते हैं। यह देखा जाता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मतलब उन शेयर्स को यदि हम मार्केट में बाद में सेल आउट करेंगे तो किस लिमिट तक उसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह पूरी जानकारी लेने के बाद हम रेडी मार्केट के थ्रू फिर अपनी सिक्योरिटीज को परचेस सेल कर सकते हैं। रेगुलरली जब डीलिंग होती है इस मार्केट में तो काफ़ी तरलता या लिक्विडिटी या प्राइस कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि जब हमने एक बार उसे अपनी सिक्योरिटीज को परचेस कर लिया तो उसके बाद हम कितने समय में उससे सेल आउट करेंगे और कितने समय में हम उसको कैश के रूप में चेंज कर पाएंगे। यह भी एक गेस लगा करके, अंदाजा लगा करके और हम अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स convenient meeting place for buyer and seller of securities। यह एक मार्केट ऐसा होता है जिसमें कि हम अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज है उनको मिला सकते हैं, मतलब जहां हम खरीदना चाहते हैं, जिन्हें हम बेचना चाहते हैं, उन दोनों को एक ही स्थान पे जब कन्वीनियंटली हम प्राप्त करते हैं तो वो एक रेडी मार्केट के रूप में हमें एक ऐसा स्थान प्राप्त हो जाता है जो कि सेकेंडरी मार्केट में होगा। तो इसलिए जो इसका रोल होता है सेकेंडरी मार्केट का वह बहुत महत्वपूर्ण होगा रेडी मार्केट के थ्रू, क्योंकि इसमें रेडी मार्केट में वही कार्य किया जाएगा जिसके लिए इसे रेडी जो मार्केट बनाया गया है। मतलब सेकेंडरी मार्केट में हम अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज है उनको इस प्रकार से सेल परचेस करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं या अपना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं या वहां से हम पैसा लेते भी हैं, यह जान करके कि ये हमें काफी प्रॉफिट दे करके और जाएगा। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। द basic functions of a stock exchange is the creation of a continuous market where securities are bought and sold. It gives investors and the chance to disinvest and reinvest. Thus it provides liquidity and easy marketability to already existing securities। जो हमने सिक्योरिटीज को परचेस किया है या जो हमने कैपिटल लगाई है यहाँ पर अपनी, तो उसमें हम ज़्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं, तो ये इस मार्केट के द्वारा हमें काफ़ी तरलता भी प्राप्त होती है कि हम अपनी कैपिटल को कितनी जल्दी कैश के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनका जो दूसरा इकोनॉमिक एक मेन फंक्शन होता है तो वह एक और तो हमें अपनी जितने भी शेयर्स को हम चाहते हैं वो हमारे लिए अवेलेबल करवाता है, और दूसरी ओर इसलिए जो क्रिएशन करते हैं जो हमारे स्टॉक की, और कंटिन्यू रह करके जब हमें आवश्यकता होती है कि हमें किसी समय कैश की आवश्यकता है तो उस समय हमें वो कैश भी अवेलेबल करवा देते हैं। तो ऐसा ही जो मार्केट होता है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि जितने सिक्योरिटीज इसमें चल रही होती है उसको देख करके जो दूसरे शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज होती है उनमें भी लिक्विडिटी आ जाती है। तो इसलिए इस मार्केट का काफ़ी महत्व होता है और बिजनेसमैन इसका लाभ भी बहुत सीमा तक ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज। A stock exchange helps in determining the price of various securities that reflect their real worth. It enables correct appraisal of securities through the interplay of demand and supply. Regular dealing by investors and speculators iron out in unjustified fluctuations in price.
इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है, एवल्यूशन किया जाता है जितनी भी सिक्योरिटीज है। एक स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा यह स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी मदद करता है। जो हमारी सिक्योरिटीज होती है, जो इश्यूज शेयर्स होते हैं, उनके समय समय पर क्या रेट रहते हैं और क्या कितने रेट बढ़ सकते हैं और कितने हम और ज़्यादा उसमें ज़्यादा डिविडेंड या जो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं उन पे कितना इंटरेस्ट। इस प्रकार से ये काफ़ी सारी बातें होती है जो कि इनमें सेकेंडरी मार्केट में जो कस्टमर्स के द्वारा ही, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा ही बढ़ा भी दी जाती है और वे किसी भी कंपनी के शेयर को, रेट को कम भी कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उसका एवल्यूशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो सही इस मार्केट में करके और जो लेन देन का कार्य होता है वो इसमें किया जाता है, जिससे कि जो मार्केट का जानकार होता है, जो इसमें ज़्यादा इस बारे में नॉलेज रखता है कि कितने शेयर्स को हम किस समय पर परचेस करें और कौन सी सिक्योरिटी को हम अभी अपने यहाँ इन्वेस्ट करें या कितनी सिक्योरिटीज को हम यहाँ पर खरीद लें और किस समय कौन सी सिक्योरिटीज को सेल आउट करें। ये जो पूरा वर्क होता है ये सेकेंडरी मार्केट में इसलिए सरलता से किया जा सकता है क्योंकि यह एक खुला मार्केट होता है। जो भी चाहे उसमें इस मार्केट में अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज जो उन्होंने परचेस की हुई है उसके क्या रेट चल रहे हैं, उसकी क्या इस समय मार्केट में डिमांड है, कितने शेयर्स और हम इशू कर दें तो उसका भी कंजम्पशन हो जाएगा। ये सब चीजें डिसाइड इस मार्केट में की जा सकती है क्योंकि इसका सिक्योरिटीज का एवल्यूशन हो जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। Next, safety of transactions. The membership of a stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. This ensures that the investing public gets a safe and fair deal on the market. यह एक खुला मार्केट होता है लेकिन फिर भी यह सेफ माना जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं इसमें सभी मेंबर्स जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वे इस बात के लिए पूरा तैयार रहते हैं सभी डीलिंग के लिए। जो जितने भी नियम होते हैं उन सब के नियमों को भी वे फॉलो करते हैं। एक पूरा कानूनी फ्रेमवर्क के रूप में यहाँ पे कार्य किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स बना दिए जाते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डीलिंग की जाती है। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वह सेफ माने जाते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स हैं वे फ्री होकर के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनको सेल परचेस करते रहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स. Stock exchange ensure fair dealing and safety of funds due to government control on the working of stock exchange. SEBI regulations over the amount and procedure of trading, speculation, etc. helps to avoid the exploitation of ignorant investors. The member of a stock exchange have to operate in accordance with the rules and regulations of the stock exchange. गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, सेबी है, इसकी स्थापना भी गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है, तो इसका पूरा इस पे ध्यान रहता है, कंट्रोल रहता है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वे पूरे अपने फ्री होकर के अपने जितना भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे कर सकते हैं क्योंकि उनकी मनी की गारंटी रहती है। यदि वे किसी भी प्रकार के भय के कारण या किसी भी डर के कारण अपना पैसा यहाँ नहीं लगाते हैं तो उसमें उनका लॉस माना जाता है और उन्हें ये इस बात के लिए इंश्योर किया जाता है कि उनके जितने भी रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसका प्रॉफिट और लॉस उनको ही दिया जाएगा या वे उसे ही वे ही वहन करेंगे। इसलिए जो उन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन के रूप में यह एक श्योरेंस होती है कि वे जितना भी पैसा लगा रहे हैं, जितने भी डिसीजन ले रहे हैं उनकी ट्रेडिंग के या उनके सेल परचेस के, तो वे उनके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। और चूंकि इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसलिए वे इस बात के लिए थोड़ा सा बेफिक्र होते हैं या इस बात के लिए वे थोड़ा फ्री होते हैं कि हमारा पैसा यहाँ से कहीं भी जाएगा नहीं, और इसलिए वे फ्री होकर के इस मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग करते रहते हैं।
Providing scope for speculation, the stock exchange provides sufficient scope within the provisions of law for speculative activity in a restricted and controlled manner. सेकेंडरी मार्केट के द्वारा पूरा इस तरह से स्कोप दिया जाता है, पूरा एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है जिसमें कि वे अपने जितने भी रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड मैनर है, जो हमारे बिल्कुल हम नियंत्रण में रह करके और जो हमें जोखिमपूर्ण कार्य हैं उन्हें भी करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हमें सफिशिएंट एक ऐसा क्षेत्र प्रदान किया जाता है जिसमें कि हम अपने प्रोविजन और लॉ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक्टिविटीज को भी पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं। जितने भी हम इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने बोरोवर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वे सब अपने अपने क्षेत्र में पूरा एक अनुभव प्राप्त करने के बाद ही इस मार्केट में आकर के और अपने ट्रेड करते हैं या अपनी डीलिंग को पूर्ण करते हैं। इसलिए ये पूरे इंश्योर होते हैं कि वे जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी उन्होंने डीलिंग की है या ट्रेड किया है, वो उनके हित में ही होगा। इकोनॉमिक बैरोमीटर, स्टॉक एक्सचेंज इज अ वेरी सेंसिटिव बैरोमीटर of business conditions in the country. Boom, depression and other important events affect prices of securities. Price trend on the stock exchange reflect the economic climate in the country. Stock exchange are not merely chief theaters of business activities. They are also barometers which indicates the general business conditions in the country. जो हमारा आर्थिक बैरोमीटर होता है, जो मापने का एक यंत्र होता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, इसे स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाता है। यह बहुत ही सेंसिटिव बैरोमीटर है, मतलब जो हम देखें कि हमारे देश की या हमारे जो कंट्री की किस प्रकार की मंदी की स्थिति चल रही है या तेजी की स्थिति चल रही है, ये दोनों ही स्थितियों को इस मार्केट के द्वारा बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन जो अपना पैसा लगाते हैं और जो यहाँ से बोरोवर्स होते हैं, जो यहाँ से अपना पैसा लेते हैं, उनका पूरा ध्यान रहता है कि किस समय कौन से शेयर्स को किस समय रेट बढ़ने चाहिए और किस समय हमें उसे परचेस करना है और किस समय सेल करना है। जितनी भी सिक्योरिटीज है उनका किस समय क्या डिसीजन लिया जाए, इसका प्रभाव पड़ता है हमारी आर्थिक स्थिति पर। तो पूरा जब हमारा इकोनॉमिक कंडीशन देखनी हो हमारे देश की, तो एक बैरोमीटर के रूप में स्टॉक एक्सचेंज के एक ऐसा स्थान होता है जो सेकेंडरी मार्केट में आता है। वहां से देख करके हम अपनी आर्थिक जो अभी कंडीशंस चल रही है उसका पूरा नॉलेज ले सकते हैं। क्लियरिंग हाउसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, stock exchange is a medium of useful business information. Many stock exchange published directories which provides data on the corporate sector. Such information is very useful in business forecasting and general business trends. जो क्लियरिंग हाउस होते हैं उनके द्वारा यह सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है कि किस समय हमने कौन से बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कौन सी कंपनी के शेयर्स की